किसान भाइयों राम राम। कृषि विज्ञान केंद्र परिवार की ओर से आप सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार पुनः। और आज हम चर्चा करेंगे एक प्रमुख फसल, सब्जी वाली प्रमुख फसल जो है टमाटर, उसके बारे में चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये एक सीजनल सब्जी हुआ करती थी। आज से 10 साल 20 साल पहले एक उसका सीजन होता था कि ठंड के मौसम में टमाटर आता था, बाकी समय नहीं होता था। पर कुछ वैज्ञानिकों की देन है, कुछ नई नई तकनीकों का जो इजाद हुआ है उनका परिणाम है, और कुछ हमारे किसान भाइयों ने भी अथक परिश्रम किया है, जिसकी वजह से राउंड द ईयर पूरे साल टमाटर की खेती, टमाटर का उत्पादन सफलतापूर्वक हो रहा है। इससे बहुत सारे फायदे हुए। निश्चित रूप से पूरे साल टमाटर की सब्जी आपको मिल रही है। कभी कभी ये भी होता है दुर्भाग्यपूर्ण कि इसका रेट बहुत गिर जाता है, पर फिर भी अगर हम ऑफ सीजन में टमाटर की खेती करते हैं, ऑफ सीजन इसका अप्रैल से शुरू हो जाता है, अप्रैल के बाद से लेके तो सितंबर अक्टूबर तक ये जो पीरियड हमारा है, इसमें अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत लाभकारी फसल होगी, अच्छा इनकम आपको देगी। 1 एकड़ में अगर आप करते हैं और ठीक ठाक कर लेते हैं तो 2 लाख 3 लाख रुपए कमा लेना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, या असंभव टास्क नहीं है। अब जिन बातों के ऊपर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है अगर टमाटर की खेती आप कर रहे हैं, खास करके ऑफ सीजन में, तो किन चीज़ों को आप ध्यान दें, मुद्दे जो मुख्य हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहला है जमीन का चयन। तो जमीन का चयन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें पानी का निकास कैसा है। अगर आपकी हल्की ज़मीन है तो आपको नंबर ऑफ इरिगेशन ज़्यादा लगेंगे, सिंचाई जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। भारी ज़मीन है तो सिंचाई थोड़े लंबे अंतराल पे करना पड़ेगा। हल्की ज़मीन है तो पोषक तत्व अतिरिक्त देना पड़ेगा, भारी ज़मीन है तो पोषक तत्व कम देना पड़ेगा। पर अगर जल निकास नहीं है, जलमग्नता है, बारिश के सीज़न में पानी भरता है, पानी थमता है, वहाँ टमाटर बिल्कुल नहीं होगा। तो ज़मीन की रेंज तो बड़ी लंबी है, पर जल निकास होना अनिवार्यता है। उस चीज़ को सुनिश्चित करें कि पानी उसमें रुके नहीं। इसके पश्चात आप उसकी अच्छी गहरी जुताई कर लें। एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर लें। इसके बाद फिर उसमें कल्टीवेटर क्रॉस चला दें, एक बार ऐसे और एक बार आड़ा और खड़ा, ताकि भुरभुरा हो जाए वो। और उसके बाद फिर उसमें हम सार खींच दें, या जिसको रिज बनाना कहते हैं वो करें। एक रिज से दूसरे रिज की दूरी, या एक मेड़ से दूसरे मेड़, या एक कतार से दूसरी कतार की दूरी अपन उसको कह लें, वो 3 फीट से कम नहीं होगी। 3 फीट कम से कम आप रखेंगे। और फिर इसके ऊपर पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फीट रखेंगे। अब पोषक तत्वों का प्रबंधन चूंकि इसी समय किया जाना है, तो मिट्टी की जांच के ऊपर आधारित हम पोषक तत्व देंगे। ये बिल्कुल मूल मुद्दा है, ये आपको भूलना नहीं है। इस फसल की जो रिक्वायरमेंट है, टमाटर फसल की जो आवश्यकता है, वो गन्ने के जैसी है, मतलब हेवी फीडर है, ज़्यादा भोजन चाहिए इसको। 300 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, मतलब लगभग 600 किलो आपका यूरिया, लगभग 600 किलो यूरिया लगेगा आपको 1 हेक्टेयर में, 2.5 एकड़ में। इसके बाद 80 किलो सिंगल सुपर फास्फेट। तो 80 किलो का मतलब हो जाएगा, एक बोरी में 8 किलो आता है, 16% होता है। 50 किलो में 8 किलो आपका सिंगल फास्फोरस होता है, तो लगभग 10 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट आपका 1 एकड़ में लगेगा। और लगभग 2 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटास लगेगा। तो आपका जो एरिया है उसके मान से आप इस मात्रा को निकाल लें, और उस मात्रा को सार खींचने के पहले खेत में भली भांति मिला दें। ये 3 तत्व आपको मिला ही देना है। और 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर है। ये जो मात्राएं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब प्रति हेक्टेयर की है। 300 किलो नत्रजन, 80 किलो स्फुर और 50 किलो पोटास, 25 किलो जिंक सल्फेट, ये प्रति हेक्टेयर आपको अंतिम बखर के समय, अंतिम जुताई के समय इन खादों का प्रयोग आप कर लें। इसके पश्चात सबसे अहम, टमाटर की फसल में सबसे अहम होता है रोपणी को तैयार करना।
जहां आप पौध तैयार करते हैं, बैतूल जिले में जिसको हम रोपा कहते हैं, रोप जो तैयार करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके लिए आप अच्छी पकी हुई गोबर की खाद या केंचुआ खाद को लें, और जहां आप नर्सरी बना रहे हैं, रोपनी बना रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में, मतलब ऊपर की 3 इंच 4 इंच की जो परत है उसमें 50% से ज़्यादा आपकी ये गोबर की खाद होना चाहिए जहाँ नर्सरी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत छोटा सा होगा, 1x3 मीटर, 1x3 मीटर की नर्सरी में आप 1 एकड़ से ज़्यादा का टमाटर का रोपा तैयार कर सकते हैं। तो एक किसान 1 एकड़ से ज़्यादा में टमाटर करने वालों की संख्या नहीं होगी, नगण्य है। आप 1x3, 1 मीटर बाई 3 मीटर की नर्सरी में आप 1 कुंटल 2 कुंटल गोबर की खाद पकी हुई डाल देंगे तो वो बहुत लाभकारी होगी। उसके साथ में ट्राइकोडर्मा कल्चर को मिला लें, 100 ग्राम 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा कल्चर उस केंचुआ खाद में या गोबर की खाद में मिला दें, और ये 1x3 की नर्सरी में आप कम से कम 1 क्विंटल ये खाद को मिक्स कर दें। इसके पश्चात उसमें कतार में रोपे को बोएं। जो टमाटर का बीज है उसको कतार में बोएंगे, और एक कतार से दूसरे कतार के बीच में कम से कम 3 इंच 4 इंच का हम अंतर रखेंगे नर्सरी में। जो रोपा, क्योंकि फोकना नहीं है, उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, कतार में बोना है, और उसमें बिल्कुल पर्याप्त 3 इंच 4 इंच से कम का गैप उसमें नहीं होना चाहिए। और गर्मी के मौसम में आप अगर रोपनी बना रहे हैं तो ज़मीन के सतह पे भी बना सकते हैं। अगर आप बारिश के सीजन में बना रहे हैं तो ज़मीन से कम 6 इंच ऊपर उठी हुई हमारी क्यारी बनना चाहिए, ताकि उसमें जल भराव नहीं हो, जल निकास अच्छे से हो जाए। इसके बाद जैसे ही हम रोपा लगा के और बोने के बाद, बीजा बोने के बाद सिंचाई करेंगे, फिर उसको कवर कर देते हैं अंकुरण के लिए बोरे से या आपके प्लास के पत्तों से। इससे हम उसको कवर कर देते हैं। 5-6 दिन के बाद अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण होने के बाद जी ऊपर का कवर हम हटाते हैं, उसी के साथ उसमें मच्छरदानी से उसको कवर करें। मच्छरदानी एग्जैक्टली वैसी लगाएं जैसे हम पलंग के ऊपर लगाते हैं, वैसे मच्छरदानी उस 3x1 की नर्सरी पे आप लगा दें। ये काम आपको इस फसल में आने वाले चूड़ा मुड़ा रोग, जो विषाणुजन्य रोग है, उससे रोकथाम में यहाँ ये मदद करेगा। अंकुरण के समय तुरंत बाद ही आप उसके ऊपर मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी जिसको हम कहते हैं, उसको आप लगा दें। 7-8 दिन का जब रोपा होता है तो उसकी हम गुड़ाई करें। चूँकि हमने कतार से कतार के बीच में गैप रखा है, हम गुड़ाई करेंगे। अब हमने अच्छी गोबर की खाद या केंचुआ खाद में उसको बोया है, उसकी हम गुड़ाई कर रहे हैं, तो इसका जो जड़ तंत्र है, रोपे का जो रूट सिस्टम है, वो बहुत विकसित होगा, बहुत मजबूत होगा। 20-22 दिन का जब रोपा हमारा हो जाएगा तब हम इसको खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट के पहले मैं एक उपचार की बात करूंगा यहाँ पे। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, इसको फिर से किसान भाई सुने। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो 5 ग्राम की पुड़िया आती है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स कंपनी का है, जो 5 ग्राम की पुड़िया आती है, इस पुड़िया को लें और 15 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम हम डालेंगे। मतलब ये जो 5 ग्राम की पुड़िया आप ले रहे हैं, ये 2 टंकी का घोल बनाने के लिए पर्याप्त है, 30 लीटर पानी के लिए। और इसी में जैसे आपने 15 लीटर में 2.5 ग्राम 3 ग्राम ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला लिया, उसमें आप 8 से 10 ml इमिडाक्लोप्रिड भी मिलाएं। और जब हम ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उसके 1 दिन पहले, कम से कम 24 घंटा पहले, 1 टंकी 15 लीटर पानी को उस 3x1 की नर्सरी में 2-3 बार स्प्रे करके पूरा खाली कर दें। 2-3 बार स्प्रे करने में वो स्प्रे भी हो जाएगा और ड्रेंचिंग भी हो जाएगी। और 24 घंटे पहले करना है तो ये पूरी दवाई उस रोप के, उस पौध के पूरे सिस्टम में चली जाएगी। अब स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बाद में जो उसमें विषाणुजन्य, उसमें जीवाणुजन्य उकटा रोग आता है, बैक्टीरियल विल्ट जिसको हम कहते हैं, उसको रोकने का काम करेगा। बाद में उसका कोई इलाज नहीं है। और जो इमिडाक्लोप्रिड हम डाल रहे हैं, ये भी रस चूसक कीटों से उसको अगले 1 महीने 1.5 महीने तक बचाएगा।
जिससे लीफ कर्ल आता है, चुरुड़ा जो प्रमुख बीमारी है वो आती है। तो ये हम जरूर कर लें। इसके पश्चात हम इसको खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट करने के बाद चूंकि हम फर्टिलाइज़र का डोज, पोषक तत्वों का डोज पूरा दे चुके हैं, तो बाद में इसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जो यूरिया का जो मात्रा हमने आपको बताई है 300 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, इसमें 4 डोज बनेंगे, है ना। ये बाकी का तो पूरा एक साथ जाएगा, फास्फोरस पूरा जाएगा, पोटास पूरा जाएगा, जिंक सल्फेट पूरा जाएगा, पर जो नत्रजन युक्त उर्वरक हम दे रहे हैं 300 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, इसके आप 4 डोज बनाइए। पहला डोज खेत तैयार करते समय जब बाकी के रासायनिक खाद डाल रहे हैं जब डालेंगे, और बचे वाले 3 डोज को हम 20 दिन 25 दिन के अंतराल पे देंगे। तो इतना ये आपका खाद का प्रबंधन हो गया। फिर निदाई गुड़ाई करना है, जमीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पानी की आवश्यकता के हिसाब से उसकी सिंचाई करना है। जी, एक सवाल है कि किस्म कौन सी होनी चाहिए टमाटर की? किस्म की बात मैं बिल्कुल करूंगा। किस्म में 2 चीजें हैं, एक हमारे पास संकर प्रजातियां हैं और दूसरी हमारे पास उन्नत प्रजातियां हैं। अगर हम बहुत विपुल उत्पादन चाहते हैं, निश्चित रूप से किसान चाहेगा ज़्यादा उत्पादन उसको मिले, तो विपुल उत्पादन के लिए, अधिकतम उत्पादन के लिए हमको हाइब्रिड सीड ही लेना चाहिए। हाइब्रिड सीड में अभिनव के नाम से एक है, अभिलाष के नाम से एक है, बाहुबली के नाम से है, प्रिया के नाम से है। तो ये जो प्रजातियां हैं, ये आपको, ये संकर है, सब हाइब्रिड है, ये आपको बहुत अच्छा पैदावार देगी। 1 एकड़ में 300 कुंटल, 250 से 300 क्विंटल तक इनकी क्षमता है। 1 एकड़ में 250-300 क्विंटल तक उत्पादन देने की इनकी क्षमता। फल बहुत अच्छा है, कीपिंग क्वालिटी 8 दिन 10 दिन तक ये आप इसको रख सकते हैं। तो वो हाइब्रिड की ये विशेषता है, अधिक उत्पादन भी आएगा और उसका जो फल आएगा, उसका छिलका होता है मोटा होता है, तो उसका कीपिंग क्वालिटी, क्या अगर आज आपने पका हुआ फल तोड़ रहे हैं जो मैच्योर है, लाल नहीं हुआ है, हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, लालपन आना शुरू हुआ है, तो वो 1 हफ्ते तक आपका चलेगा। अब जो उन्नत प्रजातियां हैं, उन्नत प्रजाति की समस्या ये है कि उसकी कीपिंग क्वालिटी कम है, उसमें आपका उत्पादन भी कम है, कीपिंग क्वालिटी भी कम है, पर उसके भी कुछ फायदे हैं। उसके क्या फायदे हैं? पहली चीज तो उसका बीज बहुत सस्ता होता है, इससे 10वां हिस्सा। अगर ये आपका मान लीजिए 1 एकड़ में आपको 2000-4000 का बीज लग रहा, तो वो 100-200 रुपए का लगेगा। हाँ, उन्नत प्रजाति का बीज बहुत सस्ता है, और उस बीज को आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। पके हुए फल को आप इकट्ठा कर लीजिए और उनका बीज निकाल के और उसको सुखा के रख लीजिए, वो आपके काम में आ जाएगा अगले साल। तो ये उन्नत प्रजाति का पहला फायदा है कि बीज बदलने की जरूरत नहीं है, और अगर बदलते भी हैं तो बहुत सस्ता है। ये हुआ पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप छोटे से पैमाने पे लगा रहे हैं और आप फ्रेश फ्रूट बाजार में बेच लेते हैं, फ्रेश टमाटर, तो उसके आपके खरीदार ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो निश्चित रूप से हाइब्रिड पे थोड़ा सा भारी है। जो लोग सब्जी के जानकार हैं, जो पसंद करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा पैसा दे के जाएगा, पर उसकी कीपिंग क्वालिटी नहीं है। आज उसको तोड़ा है तो 1 दिन 2 दिन के अंदर आप उसको बेच लीजिए या उसका उपभोग कर लीजिए, आप उसको रख नहीं सकते लंबे समय तक। तो अगर आप स्थानीय बाजार में ही बेचना है कि हमने सुबह तोड़ा है, दोपहर में बेच लेना है, हमारा छोटा सा काम है, तो आपको निश्चित रूप से उन्नत प्रजाति पे जाना चाहिए, संकर पे आप न जाएं। पर अगर हम लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे लगा रहे हैं और पूरी तरह से व्यावसायिकता के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर हम हाइब्रिड पे ही जाएं, उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब इसके बाद निदाई गुड़ाई, खरपतवार प्रबंधन, जल प्रबंधन, ये बताने वाली बातें बिल्कुल नहीं है। आपका जो खेत है वो पूरी तरह से नींदा मुक्त होना चाहिए। यहाँ एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, टमाटर की फसल के लिए ट्रांसप्लांटिंग के बाद किसी भी तरह का नींदानाशक रसायन अनुशंसित नहीं है। बहुत सारे किसान इसमें कुछ कुछ प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग वैज्ञानिकों को करने दें, आप न करें।
अगर आप नींदानाशक रसायन पे आश्रित हैं तो आप ट्रांसप्लांटिंग के पहले इसमें पेंडिमिथालिन नाम का एक वीडीसाइड है, जो रोप लगाने के पहले खेत को गीला करके या गीले खेत में पेंडिमिथालिन का प्रयोग आप कर सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग के पहले। तो वो आपको करीब करीब 1.5 महीने तक आपके खेत को नींदा मुक्त रखेगा। पर एक बार आपने ट्रांसप्लांटिंग कर दिया, फिर आपको उसमें नींदाई ही करना है। हाथों से करें, हल से करें, चाहे आप व्हील हो से करें। आपने कहा था कि जब हम नर्सरी से खेत में पौधों को लगाते हैं, जी हाँ, इसके बाद में फिर जल प्रबंधन की बात हम कर रहे थे, बीच में हमने किस्मों की बात की थी। तो नर्सरी से खेत में जब पौधे लग जाते हैं, इसके बाद किस तरीके का जल प्रबंधन होना चाहिए? देखिए, जल प्रबंधन का सिंपल है। अगर आप गर्मी में लगा रहे हैं, मई जून में अप्रैल में लगा रहे हैं, तो आपको हर 8 दिन 10 दिन पे पानी देना है। या तो ड्रिप पे लगाएं आप। अगर ड्रिप पे लगा रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं, ड्रिप आपको रोज चलाना है। अगर आप ड्रिप पे नहीं है, आप वैसे सिंचाई कर रहे हैं परंपरागत तरीके से, तो हर 8वें दिन आपको पानी देना है। अब ये जो 8 दिन की समय सीमा है, ये आपकी जमीन बहुत अच्छी है, भारी काली मिट्टी है, गहरी जमीन है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का प्रतिशत बहुत अच्छा है, तो ये 15 दिन हो जाएगा। अच्छा, एक हफ्ते की जगह यह 15। और मान लीजिए आपकी जमीन बहुत हल्की है, रेतीली जमीन में आप कर रहे हैं, तो ये 1 हफ्ते 10 दिन के बदले ये 5 दिन 7 दिन में आपको पानी देना पड़ेगा। ये तो गर्मी की बात हुई। अब अगर आप मान लीजिए मानसून में लगा रहे हैं, तो वहां सिंचाई करने की तो जरूरत ही नहीं है, वहां तो जल निकास की जरूरत है। वहां जल निकास, पानी नहीं रुकना चाहिए। तो जल प्रबंधन मौसम के हिसाब से और जमीन के प्रकार के हिसाब से होगा। और फसल की आप सुबह शाम देखभाल करेंगे तो फसल खुद कहेगी पानी चाहिए या पानी नहीं चाहिए, वो तो बोलती है फसल। ठीक है। और पेड़ों को नीचे लटक जाते जब फल आते हैं, हाँ, वो तो स्टैकिंग करना है, स्टैकिंग करना। जितना भी हाइब्रिड आपका है, इन सब के लिए स्टैकिंग करना है। अब स्टैकिंग करने के बहुत सारे अपने जुगाड़ हैं किसानों के, देसी हाँ, देसी स्टाइल में कर सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आजकल जो तार बांध के और जो कर रहे हैं वो ज्यादा सही है कि आपने में एक तरफ एक खंबा लगाया, दूसरी तरफ दूसरा खंबा लगाया, और उसमें बीच में आप 2-3 अलग अलग हाइट के ऊपर आपने तार खींच दिए, और फिर उसको सुतली के सहायता से या जो केन आती है उसकी सहायता से उसको आप ट्रेन करके और बांध देते हैं। तो ये तो किसान सक्षम है, इसमें कोई बहुत तकनीक नहीं है। उसको पौधे को खड़ा रखना है हमको, और खास करके मानसून में जब लगा रहे हो तब स्टैकिंग बहुत ही जरूरी है। और हाइब्रिड में तो आप ठंड में भी लगाएंगे, गर्मी में भी लगाएंगे, तब भी स्टैकिंग करना है। तो ये हो गई यहाँ तक की बात। अब एक हम बात वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब इसकी तुड़ाई होती है, चालू तुड़ाई के बाद से लेके मंडी जाने तक, इसके बीच में कौन सी सावधानियां रखना चाहिए ताकि फल कम टूटे? देखिए, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूट गई है जी। खड़ी फसल में पौध संरक्षण। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। वैसे मैंने टीकाकरण तो कर दिया है, नर्सरी में हमने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग किया है, हमने ट्राइकोडर्मा कल्चर की बात की है, पर बावजूद उसके खड़े जब आप खेत में लगाते हैं तो पीले चिपचिपे प्रपंच, येलो स्टिकी ट्रेप आप पहले ही दिन से लगाएं। अच्छा। 1 एकड़ में 15-20 लगते हैं, और वो मुश्किल से 250 रुपए का खर्चा है, बहुत सस्ता है। उसको आप जरूर लगा के रखें। पीले चिपचिपे प्रपंच को आप लगा दें, और फेरामोन प्रपंच जो हेलिकोवर्पा के लिए है, चने की इल्ली का, वो आप लगा लें। इससे क्या होगा कि जो फल छेदक है, जो फलों के अंदर छेद करने वाली इल्ली है, वो नियंत्रित होगी। दूसरा, जो चूड़ा मुड़ा के लिए सफेद मक्खी का प्रकोप होता है, वो नियंत्रित होगा। ये दोनों, और ये गैर रासायनिक है, इसमें आपका रसायन कहीं उपयोग नहीं हो रहा। इसके बाद आप इसमें नीम तेल का छिड़काव करें प्राथमिकता के आधार पर। रासायनिक दवाइयों को टमाटर की फसल में यथासंभव आप प्रयोग न करें, कम से कम करें, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में करें, अन्यथा आप इसमें नीम ऑयल का प्रयोग करें। और खेत बिल्कुल साफ सुथरा हो। अगर आपके रोगग्रस्त और कीटग्रस्त पौधे या फल आपको कहीं दिखाई देते हैं, तो दवाई डालने से पहले आप उसको पहले खेत से बाहर करें।
सैनिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके पश्चात फिर हम उसमें दवाई का चयन करेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। सामान्य तौर पे बैतूल ज़िले में चूड़ा मुड़ा आता है, उसके लिए हमने येलो स्टिकी ट्रैप आपको बताया है। फ्रूट बोरर आता है, उसके लिए फेरामोन प्रपंच हम लगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक आता है अगेती झुलसा, जिसको किसान अपनी भाषा में बोलता है, अरे साहब टमाटर की फसल तो जलने लगी, मतलब पत्तियां उसकी काली पड़ जाती है और ऊपर की जो उसकी टहनी है वो भी सूखने लगती है और काली पड़ने लगती है। ये आपका अगेती झुलसा है। ये फफूंद जन्य रोग है और फफूंद जन्य रोग है। इसके अलावा जैसे ही हम नत्रजन युक्त उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ये तेजी से बढ़ता है। तो इसमें आप पहले तो रोगग्रस्त पत्ती, फल जो भी है, पौधे, उनको निकाल के बाहर करें। और यहाँ पे हम एक फंजीसाइड के छिड़काव की अनुशंसा कर रहे हैं। ये रासायनिक है, हेक्साकोनाजोल या टेब्यूकोनाजोल। हेक्साकोनाजोल या टेब्यूकोनाजोल, ये 2 ग्राम पर लीटर पानी की दर से आप छिड़काव करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसके बाद एक चीज और आती है, फल क्रेक होते हैं। आपने देखा होगा कि टमाटर के जो फल होते हैं, जहाँ डंठल होता है वहां से क्रेक होने लगते हैं, क्रेक होते हैं। उनका रेट कम मिलता है, बजाय उसको आप रख भी नहीं सकते। जो क्रेक फल है तुरंत आप उपयोग करिए, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। अगर आपके फ्रूट क्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ बोरान की कमी है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी भी हम देख रहे हैं। कैल्शियम की कमी से जो फल होता है उसमें एक तरफ से वो सफेद पड़ने लगता है, व्हाइटिश होने लगता है। जैसे हरा फल है, हरे से वो पीला होके लाल होना चाहिए, तो वो हरे से पीला नहीं होता है, हरे से एक तरफ से थोड़ा सा व्हाइटिश होने लगता है, सफेद होने लगता है, और वो सफेद ही बना रहता है। बाकी का पोर्शन उसका पीला होके लाल हो जाएगा, पर एक तरफ उसमें हल्का सा वो सफेद रहेगा, व्हाइटिश रहेगा। ये आपकी कैल्शियम की कमी है। अब अगर आपका ये फल में क्रेक आ रहा है या ये सफ़ेदपन आ रहा है, छल लाल सुर्ख नहीं हो रहा है, तो ये आपके कैल्शियम और बोरान की कमी है। कैल्शियम, बोरान ये चिलेटेड फॉर्म में बाजार में उपलब्ध है, वो स्प्रे के लिए होते हैं। तो चिलेटेड फॉर्म की ये आप तत्व लें और इनको 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल के और इनका छिड़काव करें। वैसे तो अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है तो उसमें ये तत्वों की कमी आ जाएगी, बोरान की, कैल्शियम की कमी आ जाएगी। अगर आती है तो आप उसी समय इसका उपयोग कर लीजिए। जो इनके तत्व है, बोरान है या कैल्शियम सल्फेट है, ये चीज़ें आप देंगे। 2-2 किलो 3-3 किलो का रिकमेंडेशन आता है इनका प्रति एकड़ का, तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। पर अगर आपने उस समय नहीं किया है तो फिर चिलेटेड कैल्शियम, चिलेटेड बोरान, इनका आप छिड़काव करिए। बाजार में उपलब्ध है, 1 एकड़ में आपको 250-300 ग्राम लगेगा और वो उसको आपको तुरंत फायदा हो जाएगा। अब आपने एक जो बात कही कि तुड़ाई के समय एक बेसिक काम करने की जरूरत है। जो आपका खराब फल है उसकी सॉर्टिंग होना जरूरी है। अगर कहीं क्रेक है या कोई इंसेक्ट डैमेज है या कोई अतिरिक्त छोटे साइज का है या टेढ़ा मेढ़ा है, तो इन फलों की सॉर्टिंग करें। बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट्स को, फलों को हम अलग रखें। आपको इससे बहुत अंतर पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत आपकी जा रही है, पर आपको रेट में, बाजार में आपको फायदा होगा। इसके अतिरिक्त ओवर राइपनिंग नहीं होने दें। जैसे ही फल आपका पीला पड़ा तो लाल होने के पहले उसको आप तोड़ें। अगर आपकी मार्केटिंग की प्लानिंग अगले 3-4 दिनों की है, तो अगर आप स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं कि आपने सुबह तोड़ा है, 2 घंटे बाद आपको बेचना है, तो फिर आपका लाल फल ठीक है। पर अगर आप सुबह तोड़ रहे हैं और उसके बाद 4 दिन बाद उसको किसी बड़े शहर की मंडी में बिकना है, तो वो लाल आपको नहीं होने देना है। गदराया हुआ फल, हरे से जैसे ही कलर चेंज होना शुरू होता है उस समय आपको उसको तोड़ना है और सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग हमारा किसान नहीं कर रहा है बैतूल जिले में। सॉर्टिंग या उसको हम ग्रेडेशन बोल सकते हैं कि आपके खेत से जो फल निकला है उसके 3 श्रेणी बनाइए आप। एक तो जो बिल्कुल श्रेष्ठतम है, जिसने आपने टारगेट कर रखा है कि भाई मुझे इसको इंदौर या भोपाल की मंडी में बेचना है। दूसरा जो हमें आप बैतूल में बेचना है, और तीसरा जो इसको किसी भी तरीके से जल्दी ख़त्म करना है, वो तीसरी कैटेगरी होती है कि ये भैया इसको औने पौने में जल्दी से
इसको ख़त्म करना। अगर ये आप करेंगे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अब इसमें एक चीज और है, अगर किसान थोड़ा सा समूह बना के इस काम को करे, 8-10 लोग 15 लोग एक समूह बनाए और समूह बना के और टमाटर की खेती करेगा तो निश्चित रूप से उसको ज़्यादा फायदा होगा, मार्केट से उसका लिंकेज ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलग अलग वेराइटीज़ वो लगा सकते हैं और पूरे समय उसके यहाँ टमाटर उपलब्ध रहेगा उस समूह के पास। एक किसान अकेला अगर उसने लगाया है, उसने 15 दिन 20 दिन या 1 महीना उसका पीक रहेगा, 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका एक ग्रुप है तो पूरे राउंड द ईयर आपके पास टमाटर होगा। आप उसको पूरे राउंड द ईयर वो जो ग्रुप के माध्यम से आप करेंगे और ग्रुप के पास रहेगा तो क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगी, मात्रा भी ज़्यादा होगी आपके पास। तो जब ज़्यादा मात्रा होगी तो हम विपणन के लिए बड़े शहरों में लंबे डिस्टेंसेस पर भी हम जा सकते हैं। तो मेरी इसमें सलाह है कि हम इसमें एक समूह बना के करें ताकि व्यापारिक दृष्टिकोण से हम ज़्यादा सफल हो जाएं। इसमें जो तकनीकी परामर्श के लिए भी अगर आपके कहीं समस्या आती है, आपका एक ग्रुप है तो एक पूरा ग्रुप कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकता है, उसी के ऊपर उनकी ट्रेनिंग हो सकती है। अगर ग्रुप के माध्यम से आप कर रहे हैं तो जो वैज्ञानिक हैं या उद्यानिकी के अधिकारी हैं वो भी आपके क्षेत्रों पे आके, आपके खेतों में आपके आके और आपकी तकनीकी मदद कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको एक समूह के रूप में करें, निश्चित रूप से ये एक लाभ का धंधा होगा।